नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये जो हमारा इनिशिएटिव है इस एकेडमी का, उसके ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट खबर हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे, चाहे हिंदू में छपे, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स में छपे, या जितने भी आज के टाइम के ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, चाहे प्रिंट हैं, स्क्रॉल है, स्वराज है, उस पर छपे, उसके मेजर न्यूज़ और मेजर आर्टिकल अपने स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, जिससे वो अपने यूपीएससी की प्री और मेंस की तैयारी बड़े इंटीग्रेटेड मैनर में कर पाए। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इसके पहले भी हमारे कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं जो पिछले हफ्ते के वीकली नाम से आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। उसमें हमने पिछले हफ्ते की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी उसको कोशिश की है कि बड़े ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डील किया जाए, जिसकी वजह से अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे स्टूडेंट्स उसको प्री और मेंस दोनों में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला न्यूज़ है दोस्तों, ईयू नेशंस रोल आउट मास वैक्सीनेशन। दोस्तों, जो ईयू नेशन है वो हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। क्यों चर्चे में रहा है? क्योंकि अभी हाल में ईयू ने ब्रेक्सिट के ऊपर जो डील है, ब्रिटेन और ईयू के बीच ब्रेक्सिट के ऊपर डील फाइनलाइज हुई है। तो पहले कारण जिसकी वजह से वो न्यूज़ में रहा है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि ईयू हाल के दिनों में, जब आपको याद होगा कि कोरोना वायरस जब अपने स्टार्टिंग फेजेस में था, मतलब मार्च, अप्रैल और मई, तो उस समय आप याद कीजिए न्यूज़पेपर के हर पन्ने में जो अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा दहशत दिख रही थी कोरोना वायरस की, वो दिख रही थी आपके यूरोपियन कंट्रीज में, मेनली आपके इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में। ठीक है। और बेसिकली जो इटली और फ्रांस है वो पहले से ही सफ़र कर रहा था इकोनॉमिकल, जो एक उसके बैकलैश हो रहे थे, जो उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल है वो पहले से कोरोना वायरस शुरू होने के पहले से वो सफ़र कर रहा था। तो इस केस में माना जा रहा था कि अगर कोई कोरोना वायरस से फाइट कर सकता है, कोई कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन बेहतर रूप से फाइट कर सकता है, तो वो यूनियन होगा, वो यूरोपियन यूनियन होगा। बट ऐसा देखा गया कि जब कोरोना वायरस ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद से जैसे उसने स्प्रेड आउट किया, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन में एक तरह से डिवाइड देखा गया। मतलब वो कंट्रीज जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना खुद में ध्यान रख रही थी, और जो कंट्रीज जिनको जरूरत थी उस समय केयर टेक करने की, वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। और इसी की वजह से एक तरह से माना गया कि यूरोपियन यूनियन एक तरह से फेल्ड हो गया है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। अब जो ये इनिशिएटिव है कोरोना वायरस के वैक्सीन के जो मास रोल आउट का, जिससे करीब 27 कंट्रीज में 450 मिलियन लोगों को बेनिफिशियरी होंगे इसके, 27 कंट्रीज और 450 मिलियन की आसपास के जो सिटीजन है इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो इसकी वजह से ये कोशिश है कि वो जो पुराना एक फिशर क्रिएट हुआ है उसको पेसिफाई किया जाए, और साथ ही आने वाले टाइम्स में ईयू को मेंटली प्रिपेयर्ड किया जाए कि भैया अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई पैंडेमिक ब्रेकआउट होता है तो उस केस में उससे कैसे डील आउट करना है। ठीक है। पहला, अब इससे कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये मास वैक्सीनेशन पे आ सकता है कि कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि मास वैक्सीनेशन कराना कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। क्योंकि मास वैक्सीनेशन में दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मास वैक्सीनेशन में आप एक बहुत बड़ा सैंपल लेते हैं, मतलब मोर और लेस आप 100% लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, जबकि जो टेस्टिंग हुई रहती है उसका जो सैंपल साइज रहता है वो उसके मुकाबले कई छोटा रहता है। और उसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स के, जो कई हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल होंगे जो किसी क्रॉनिक डिसीज से सफर कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल होंगे जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं। तो ऐसे जो अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें ये जो वैक्सीन है वो टेस्टेड नहीं रहती है। तो पहला क्वेश्चन आपका मास वैक्सीनेशन पे ये उठ सकता है कि ये एथिकली कितना सही है। मोरली तो ये सही है, लेकिन ये एथिकली कितना सही है। और दूसरी चीज इस पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मास वैक्सीनेशन अगर स्टेट फंड नहीं करती है, और उस केस में मान लीजिए यूरोपियन यूनियन तो एक बहुत ही मजबूत ढांचा है जो काफी मेनली रिच कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, लेकिन व्हाट अबाउट अफ्रीकन यूनियन जो कि कमजोर कंट्रीज जिनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एक डिवाइड क्रिएट ना कर दे रिच और पुअर के बीच वैक्सीनेशन एक्सेस करने में। तो ये पर्टिकुलरली दो क्वेश्चन कि पहले ये कितना एथिकली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल
सही है, और दूसरा कहीं ये रिच और पुअर कंट्रीज के बीच डिवाइड तो क्रिएट नहीं करा देगा। और इंडिया के टर्म्स में मास वैक्सीनेशन पे क्या कमेंट्स आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पोस्चर लिया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे वीडियो पे बढ़ते हैं। दोस्तों जो दूसरा वीडियो है उसमें स्टेटमेंट आया हमारे होम मिनिस्टर का, अमित शाह जी का। वो क्या कह रहे हैं कि इनर लाइन परमिट इज अ सेंटर्स बिगेस्ट गिफ्ट टू मणिपुर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से रिलेटेड दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको अब एक चीज तो फिक्स रूप से कर लेनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, और किस स्टेट का बाउंड्री कितने स्टेट से लग रही है और किस स्टेट की बाउंड्री कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लग रही है, ये सब जो चीजें हैं वो आपको बेहतर रूप से कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां चलूं तो अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका मणिपुर। ठीक है, ये आपका मणिपुर रहा, इसकी कितने स्टेट से बाउंड्री लग रही है, तो आसाम से लग रही है, नागालैंड से लग रही है और ऐजवाल से लग रही है। और इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी किसके साथ लग रही है, म्यांमार के साथ लग रही है। वेरएस आसाम की बाउंड्री मोर पूरी की पूरी जितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ लग रही है। तो आसाम इकलौता स्टेट है जिसकी पूरी की पूरी बाउंड्री रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ लग रही है। और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी लग रही है भूटान के साथ लग रही है, इसकी चाइना के साथ लग रही है और फिर इसकी बांग्लादेश के साथ लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आप किसी भी मैप को अब देखें तो सिर्फ उसको बेसिकली उसी के रेफरेंस में ना देखें, उसके कौन पड़ोसी हो रहे हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट कैसा अरेंज है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसमें कौन से मेजर रिवर्स बह रहे हैं, उसमें कौन से मेजर आपके हिल्स हैं, उन सबको भी आप ध्यान में रख के आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। बहरहाल न्यूज के हिसाब से अमित शाह जी ने ये कहा है कि जो मणिपुर को ये जो मतलब इनर परमिट दिया गया, इनर लाइन परमिट दिया गया, वो सेंटर की तरफ से बड़ा गिफ्ट है। तो वापस से उस न्यूज पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये इनर लाइन परमिट है क्या। तो दोस्तों ये 1873 में इंट्रोड्यूस हुआ और इसको किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों ये जो एक्ट आया उसके पीछे का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों ये वो टाइम था जब इंडिया ने बर्मा के साथ लड़ाई शुरू की थी, और ये जो आपका सेकेंड बर्मिस लड़ाई है उसके बाद ये आया, इंडा बर्मा का जो सेकेंड लड़ाई है उसके बाद आया। जो मेजर इंटेंशन था उस समय अंग्रेजों का इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने का वो ये था कि वो चाहते थे कि वो जितने भी उसके ट्रेड कॉमर्स है, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट का वो पर्टिकुलर इलाका देखें तो वो हाईली प्रूडेंट है, किसके लिए बेनिफिशियल है, प्रोडक्टिविटी ऑफ टिम्बर के लिए। और ये जो सेकेंड जो आपका एंग्लो बर्मा वॉर हुआ है वो मेनली आपकी किसके जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे इंग्लिश ट्रेडर्स के उसकी वजह से इन्वोक हुआ है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो जो बर्मा के साथ जो आपकी लड़ाई हुई है उस पर काफी ज्यादा फोकस आपके नॉर्थ ईस्ट की आज जो बाउंड्री हुई है उसकी वजह से काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो मेनली ये जो एक्ट था वो जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उनके इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, और कोशिश ये की गई थी कि वहां का जो मेजॉरिटी ऑफ द आउटपुट होगा जो टिम्बर के रूप में होगा वो जो इंग्लिश ट्रेडर हैं उसको कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एक्ट को बाद में चेंज कर दिया, ब्रिटिश जो सिटीजन्स हैं उसके जगह इंडियन सिटीजन के ऊपर। अब अभी करेंटली कहां कहां आईएलपी लागू है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में लागू है, ठीक है, आपका नागालैंड में लागू है, उसके बाद आपका मिजोरम में लागू है, और जो एक नया स्टेट अभी जुड़ा है वो होगा आपका मणिपुर। ठीक है, लाइन से वो जो चारों स्टेट है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पे आपका आईएलपी लगता है। अब आईएलपी दोस्तों है क्या? आईएलपी दोस्तों एक तरह का परमिट है जो आपको, अगर आप वहां के सिटीजन नहीं है, मूल नागरिक नहीं है, अगर आप वहां के इंडिजिनियस पीपल नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और वहां की जो लोकल अथॉरिटी है वो एक आईएलपी एक डॉक्यूमेंट वो देगी, ग्रांट करेगी, जिसके तहत आप वहां पे जाके घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और अगर आप किसी अदर पर्पज से जा रहे हैं तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास वो ब्यौरा रहेगा। इसके पीछे का मकसद क्या रहा है दोस्तों? आईएलपी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हुआ? जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है 1971, उसके बाद से आईएलपी की जो मांग है वो काफी ज्यादा तेज हो गई, और वहां के जो इंडिजिनियस पीपल है, जो वहां के एकदम ठेठ निवासी हैं, उनके बीच ये काफी ज्यादा एक फियर आ गया कि हो सकता है कि जो उनकी जो यूनिकनेस है, जो उनकी आइडेंटिटी है,
वो क्राइसिस में चली जाएगी अगर बाहर के बहुत सारे लोग आके वहां पे बस जाते हैं तो। और इसकी वजह से ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा गर्म हो गया और उसके बाद से ILP वहां पे एक मस्ट इशू हो गया उनकी आइडेंटिटी को लेके। तो अगर आप देखेंगे जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट थे उसमें इसको लेके काफी ज्यादा एक पब्लिक कॉन्शियसनेस में बात थी कि भैया जो उनको ILP है वो ग्रांट किया जाए, क्योंकि जैसे ही उनको ILP ग्रांट मिलेगा एक तरह से वो इम्यून हो जाएंगे CAA NRC में जो भी चेंजेस आएंगे उससे। ठीक है, तो ये ILP वाली स्टोरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर से इसको एक बार कंक्लूड करता हूँ। ILP कहाँ पे किसके तहत लागू हुआ? 1873 में बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत लागू हुआ। ये क्यों लागू हुआ? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी और जो बर्मा था उन दोनों के बीच लड़ाई थी। और मेनली ये जो लड़ाई थी, सेकेंड जो बर्मिस वॉर होता है, वो कमर्शियल इंटरेस्ट, किसकी कमर्शियल इंटरेस्ट? जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स थे उसके कमर्शियल इंटरेस्ट के तहत होता है। और इस कमर्शियल इंटरेस्ट को साधने के लिए बंगाल ईस्ट रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिससे वहीं की जो ब्रिटेन की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो हो पाए। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गया? आपके वहां के पब्लिक कॉन्शियसनेस में चेंज हो गया, जिसके तहत, और ये स्पेशली कब जाके ज्यादा चेंज हो गया? जब 1971 का वॉर होता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, उसके बाद ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब वहां के लोग ILP को क्या मानते हैं? एक तरह से अपना सेफगार्ड मानते हैं अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, और लार्ज नंबर ऑफ जो एक इन्फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं बाहर से होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी न्यूज है, दो स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेस रेशियल अब्यूज। दोस्तों ये न्यूज है आपकी नागालैंड की जो असेंबली है उसकी जो हाउस है, मतलब जो उसने ये नागालैंड असेंबली पैनल ने ये रिपोर्ट दिया है। और आप देख भी रहे होंगे कि जब स्टार्टिंग में हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया था और जब लॉकडाउन की समस्या हुई थी, उस बीच काफी सारी खबरें ऐसी आई थी कि हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं उनको एक तरह से रेशियल अब्यूज का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को चीनी करके चढ़ाया जा रहा था, उसके वजह से ये पूरी रिपोर्ट उस पे है। उसके बाद उस वक्त में रेशियल अब्यूज के साथ कुछ लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी हुए, उस पे भी ये रिपोर्ट है। और मेनली क्या इम्पैक्ट पड़ा वो नागालैंड के पूरे वहाँ के जो सिटीजन हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये रिपोर्ट उस पे डिटेल करती है। दोस्तों ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे GS4 के जो एथिक्स पेपर है उससे रिलेट हो सकता है कि जब आप वन नेशन वन आइडेंटिटी की बात करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो उस केस में ऐसी घटनाएं होना कहीं ना कहीं आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी चोट पहुंचाता है। तो हमें इन सब रिपोर्ट से एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेने की जरूरत है कि इंडिया जो है वो मोनोलिथिक नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ नाना प्रकार के जो एथनिक है वो भी प्रवाह करते हैं, वो भी प्रवास करते हैं। और इसके तहत हमें इन फ्यूचर जो कोरोना वायरस के टाइम हमारे जो नॉर्थ ईस्ट सिटीजन वालों को जो समस्याएं हुई, जो रेशियल अब्यूज हुआ, जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ, और उसकी वजह से जो एक जगह से दूसरे जगह जाते वक्त उनको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अगर हम फ्यूचर में उससे बचे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले खबर पे। दोस्तों ये खबर है स्ट्रीट वेंडर स्कीम अ हिट, गवर्नमेंट प्लान नेक्स्ट फेज डिजिटल पेमेंट। बहरहाल अगर आपने ध्यान दिया होगा जब कोरोना वायरस होता है तो आत्मनिर्भर करके जो पहली स्कीम आती है उसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि करके एक स्कीम शुरू होती है। ठीक है, जिसके तहत 10,000 रुपए जो स्ट्रीट वेंडर्स को होंगे उसको दिया जाएगा। ठीक है, PM स्वनिधि करके जो स्कीम शुरू होती है जिसके तहत 10,000 रुपए स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। और अभी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से इस स्कीम के लिए करीब 30 लाख के ऊपर के एप्लीकेशंस आए हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 30 लाख के ऊपर के एप्लीकेशंस आए हैं। और मेनली ये एप्लीकेशन किसके द्वारा डाले जा रहे हैं दोस्तों? ये मेनली एप्लीकेशन आपके जो फूड स्टॉल चलाते हैं, जो छोटे छोटे फूड स्टॉल चलाते हैं, जो आपके पान ठेले छोटे छोटे चलाते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो आपका वेजिटेबल को देखते हैं, जो वेजिटेबल बेचते हैं, उनके द्वारा किया गया है। मतलब ये पहली बार ये जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो आपके एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम इस स्कीम ने किया है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या जानना जरूरी है कि ये स्कीम को रोल आउट किसने किया था? तो दोस्तों इस स्कीम को रोल आउट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको रोल आउट किया था, जिसके चेयरमैन है आपके हरदीप पुरी जी हैं, मिनिस्टर आपके हरदीप पुरी जी हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है। अब जैसे जैसे लोगों के पास एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, जैसे जैसे वो बैंक से जुड़े हैं और ये स्कीम एक तरह से जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के हिट हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसी के थ्रू इसके नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जा रही है और कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको डिजिटली विजिलेंट किया जाए, डिजिटली अवेयर किया जाए, ताकि वो अपने बिजनेस को कैश से धीरे धीरे रिप्लेस करके डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन करें। और इसी के बीच दोस्तों एक और स्कीम लॉन्च हुई है, पीएम वायु। वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है कि हम पीएम स्वनिधि को पीएम वायु के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि ये जो पीएम स्वनिधि है वो पीएम वायु के साथ कनेक्ट हो जाए। पीएम वायु क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत आ रही है, तो ये दोस्तों ये आपके मैती के तहत आ रही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ये आ रही है, जिसके रविशंकर प्रसाद जी चेयरमैन है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये आपको जितने भी पब्लिक सरफेस, जितने भी पब्लिक एरियाज हैं वहां पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और गवर्नमेंट हो सकता है आने वाले दिन में जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जितने भी ये वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो पकौड़े की दुकान चला रहे हो या फिर अपना छोटा पान की दुकान चला रहे हो या फिर अपने मोमोज की दुकान चला रहे हो, ये जितने भी हैं उनको डिजिटली कनेक्ट करने के लिए ये पब्लिक जो वाईफाई सिस्टम जो इंस्टॉल करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू, उससे कनेक्ट करे और एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करे। ठीक है, तो हो सकता है इन फ्यूचर की पीएम वाई और पीएम स्वनिधि दोनों कोरिलेशन में काम करें। ठीक है, और इसी स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कोशिश कर रही है कि भैया अब आदमी एक बार इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अदर जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना, उसके तहत भी इन लोगों को कनेक्ट कर रही है। क्योंकि मेनली वो क्या है, वो जो सोशल सेक्टर स्कीम है उसके तो अंत्योदय तक जाने की स्कीम है, मतलब वो सर्विंग टू द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी वाला जो उसका एम है वो उसको वो अच्छी तरह से फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आ रहा है कि बांग्ला सेट टू मूव सेकेंड बैच ऑफ द रोहिंग्या टू द आइलैंड। ये बांग्ला मतलब यहाँ पे बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है उनको जो म्यांमार है वहाँ पे परसिक्यूशन होने की वजह से वहाँ से भागना पड़ा था, और मेनली जो ज़्यादा तादाद में जो रोहिंग्याज हैं वो कहाँ पे अभी रिसाइड कर रहे हैं, वो आपके बांग्लादेश में रिसाइड कर रहे हैं। लेकिन वो जिस इलाके में बांग्लादेश के रिसाइड कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने की वजह से, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने रोहिंग्याज मुस्लिम हैं उनको एक सेपरेट आइलैंड पे ले जाके उनको रिहेबिलिटेट कराया जाएगा, जिससे वहाँ के लोकलाइट मतलब बांग्लादेश के लोकलाइट और जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट कम हो और इन फ्यूचर वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जैसी या मिलिटेंसी जैसी समस्याएं ना उभर के आए। तो वहाँ पे यह जो आइलैंड है वो कौन से आइलैंड का जिक्र हो रहा है, तो दोस्तों वो जो आइलैंड है वो है आपका बशन चहार। मतलब अगर आप देखें तो ये वो आइलैंड है जहां पे उनको रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है, ये आपके इसको थोड़ा और छोटा करें तो अभी तो काफी बड़ा है ये आपके चट्टोग्राम से करीब 60 माइल्स के आसपास दूर है। ठीक है, तो बशन चहार में उनको रिलोकेट किया जाएगा। अब दोस्तों अगला खबर है कि पीएम फ्लैग्स ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, मेट्रो सर्विस विल बी एक्सपैंड टू 25 सिटीज बाय 2025 सेज मोदी। तो दोस्तों आज में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैग्नेटा जो लाइन है उसको ड्राइवरलेस जो रूट है, मतलब जो मेट्रो चलेगी वो ड्राइवरलेस किया है, और इसके तहत इनने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि 2025 तक जो मेट्रो सर्विस है आपके 25 सिटीज तक एक्सपैंड हो जाएंगी। करेंटली दोस्तों ये 18 सिटीज में फंक्शनल है। ठीक है, जो अपनों की मेट्रो सर्विस है वो 18 सिटीज में फंक्शनल है। और साथ में अब ये क्वेश्चन उठता है कि मेट्रो को इतना ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों प्रमोट कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसको प्रमोट करने का जो पहला रीजन है वो ये है कि जो ये आपका कंजेशन हो जाती है, ये उससे छुटकारा दिलाएगा आपको, जो बार बार ट्रैफिक जाम होती है उसका एक छुटकारा दिलाएगा। दूसरा ये अफोर्डेबल है।
तो उससे जो आम नागरिक है वो एक अच्छी वर्ल्ड क्लास सुविधा को अफोर्ड कर सकेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े कम समय में अपनी दूरी तय कर सकेगा। तीसरी चीज दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कार्बन एमिशन का जो प्रोजेक्ट है, जो उसे पेरिस एग्रीमेंट के तहत अचीव करना है, वो उसमें भी इसको हेल्प करेगा। तो मेट्रो सिटीज को मतलब क्यों इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसके पीछे के 3 रीजन। पहला, ये जो आपके कंजेशन है सिटीज के, जो ट्रैफिक जो प्रॉब्लम्स जो सिचुएशन जो शुरू कर रही है उससे ये रिलीफ दिलाएगा। दूसरा, ये आपके जितने भी जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, उसको एक तरह से अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे ये सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड क्लास सुविधाओं में कम समय में ट्रेवल कर पाएंगे। और तीसरा, इसकी वजह से जो अल्टीमेट फायदा होगा वो ये होगा कि गवर्नमेंट अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस कर पाएगा, जो वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत कमिटेड है। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें एक और स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये आया था कि जब वो इनॉग्रेट कर रहे थे उसमें उनने कहा था कि 40% के आसपास, बिकॉज ऑफ मेट्रो, 40% के आसपास जो आम आदमी है उसके जो पहले ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होते थे वो 40% के आसपास उसमें गिरावट आई है, पहली चीज। और दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, जो एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट हुए गवर्नमेंट, मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट हुए इंडिया में, उसका फायदा इस तरह मिलेगा कि जब भी ब्रेक अप्लाई होगा तो 50% के आसपास की जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी पहले, मान लो जो पहले मैनुअल ब्रेकिंग में जो 50% के आसपास जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी, वहीं अब इसमें वो 50% के आसपास एनर्जी वापस से ग्रिड में जाके रीस्टोर हो पाएगी। मतलब ये एक तरह से एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो पहले मतलब जो मैनुअल आपकी मेट्रो है और जो ड्राइवरलेस मेट्रो है, इसमें फर्क क्या है। जो मैनुअल मेट्रो है उसमें अगर मान लीजिए ब्रेक लगता है तो उसमें जो एमिशन खर्च होता है, जो एनर्जी एमिशन होती है, जो उसमें फ्यूल जलता है, उसके मुकाबले जो आपके ड्राइवरलेस है उसमें 50% से ज्यादा की उसमें बचत होगी, क्योंकि जैसे ही इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो 50% वापस ग्रिड में बैक हो जाएगी। ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे एक जो मुझे लगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैंने डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों जो अगली खबर है कि आर्मी टू रिस्टोर द ग्रेव ऑफ नौशेरा का शेर। ठीक है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान was the most senior officer killed in the 1947-48 war with पाकिस्तान। दोस्तों 1947-48 में जो हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ, वो मेनली कश्मीर से रिलेटेड रहती है और उसके जो हीरो रहते हैं वो रहते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का दोस्तों अभी न्यूज में जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि जो इनका जामिया इस्लामिया में जो स्मारक है वो उस तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, उस तरीके से उसका रख रखाव नहीं हो रहा है जैसे एक नेशनल हीरो का होना चाहिए। इसकी वजह से जो मीडिया है उसमें काफी अप्रोर मचा है और इसी को देखते हुए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि हम उसका रख रखाव करेंगे। अब ब्रिगेडियर उस्मान जो थे दोस्तों, जब पाकिस्तान की सेना कबीलियाई बन के जब वहां के ट्राइब के रूप धारण करके जब वो इंडिया पे अटैक करते हैं और वो धीरे धीरे कश्मीर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वो श्रीनगर की तरफ जब वो बढ़ना शुरू होते हैं तो वो लगभग कैप्चर मार चुके रहते हैं श्रीनगर को, लेकिन उस बीच नौशेरा में जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जो एक तरह से ब्रेवरी रहती है उसकी वजह से वो कश्मीर तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस बीच आने वाले दिनों में उनके इस पूरे भारत को समर्पण में उनकी जान भी चली जाती है, जिसके तहत उनको बाद में महावीर चक्र से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है। तो दो चीजें हमें जानने को मिली यहाँ पे, एक 1947 से 1948 तक जो कश्मीर वॉर चला उसमें मोहम्मद उस्मान का क्या रोल रहा है, उसके बाद जब मोहम्मद उस्मान का शहीद हो जाते हैं उसके बाद जिस चक्र से उनको नवाजा जाता है वो कौन सा चक्र रहता है, महावीर चक्र रहता है। और महावीर चक्र जो है वो आपका इंडिया का सेकंड सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद महावीर चक्र। ठीक है दोस्तों जब मैं ईयू पढ़ा रहा तब मैं इस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, वेट फॉर वैक्सीनेशन टू एंड सून, हर्षवर्धन। दोस्तों ये जो है एक तरह से जो 3 मेजर कंटेंटर है हमारे यहाँ के, सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, फिर भारत बायोटेक और आपका फिर स्पुतनिक और चौथा आपका सन फार्मा।
मेजरली दोस्तों ये जो 4 इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन के जो पूरे काम हो रहे हैं उसमें एक तरह से फ्रंट रनर है। तो जो हर्षवर्धन जी है उनने इंश्योर किया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये लोग अपने फेज 3 के ट्रायल्स के जो रिपोर्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू DGCI वो सबमिट कर देते हैं तो उनको फास्ट मूव पे मतलब फास्ट ट्रैक मोड पे उनको अप्रूवल मिलेगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक और चीज जो ड्राई रन करके एक न्यूज में काफी चर्चे में है कि 4 स्टेट्स जो इंडिया के हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, कौन कौन से, पंजाब नॉर्थ का, गुजरात वेस्ट का, आंध्र प्रदेश साउथ का और आसाम ईस्ट का, ये 4 स्टेट में ड्राई रन चला जा रहा है। एक्चुअली दोस्तों वो जो ड्राई रन है एक तरह से वो प्रेपअप कॉल टाइप का है ना। उसमें ये देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना सिस्टम बनाया है, कोविन करके जो सिस्टम बनाया है, वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और उसके अलावा जो मैनुअल जो एक तैयारी है वो उसके हिसाब से उसको फैसिलिटेट कर रहा है कि नहीं। तो मतलब एक तरह से वो मॉक ट्रायल चल रहा है जिसके तहत जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को जांचा जाएगा। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी आती है, अगर वो मैनुअल लेवल पे कोई कमी आती है, सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई कमी आती है तो उसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। अब हर्षवर्धन जी का ये स्टेटमेंट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 18 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अकॉर्डिंग टू हिंदू एक वो आया है, स्टेटमेंट आया है कि इंडिया करीब 1600 मिलियन वाइल खरीदने वाला है, मतलब 1.6 बिलियन वैक्सीनेशन के वाइल खरीदने वाला है। वेयर एज इंडिया के जो जब फाइनेंस मिनिस्टर एड्रेस करा रही थी तो उन्होंने कहा था कि 10,000 करोड़ में 30 करोड़ इंडियंस को वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग न्यूज है। पहला न्यूज क्या था, 18 दिसंबर को अकॉर्डिंग टू हिंदू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि वो 1600 मिलियन यानी 1.6 बिलियन वाइल्स खरीदेंगे। मतलब जो वैक्सीनेशन लगेगा, एक वाइल मतलब एक आदमी को 2 वाइल की जरूरत है, मतलब वो जो 2 शीशियां होती है ना उसको वाइल कहा जाता है, 2 वाइल की जरूरत है एक आदमी को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1600 मिलियन वाइल खरीदने की उसमें है, प्लानिंग में है, जिसके तहत वो 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगी। वेयर एज जो दूसरी खबर थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ का बजटिंग कर रही है, 10,000 करोड़ की फाइनेंसिंग कर रही है, जिसके तहत वो प्रायोरिटाइज मैनर में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेगी। अब दोस्तों इस पे कई एडिटोरियल्स आए, कल एक हिंदू में भी एडिटोरियल आया, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था। वो मोर और लेस जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है उसी पे चर्चा कर रहा है कि पहली चीज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि वो कंप्लीट वैक्सीनेशन कराएगी, मतलब अक्रॉस जो 1.3 बिलियन लोग हैं उनको वैक्सीनेट करेगी, तो ये जो फैसला होगा वो अननेसेसरी है और डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अननेसेसरी है और डेंजरस हो सकता है। कारण ये है कि जो अगर आप देखिए कि विदाउट वैक्सीनेशन जो इंडिया में जो केसेस है अब वो बिलो 20,000 आ गए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिशन टूट चुका है कंपेयर टू सितंबर अक्टूबर जब केसेस 1 लाख के आसपास आ रहे थे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो वैक्सीनेशन का जो सैंपल साइज है वो साइज कंपेयर टू किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, और अगर इंडिया की बात करें तो उस साइज पे तो कभी भी फिट नहीं हो सकता, क्योंकि जो हर आदमी है उसमें हो सकता है कि एक लार्जर चंक में हो सकता है कि वो वैक्सीनेशन का जो सैंपल साइज हो उसने उस मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखा हो। लेकिन जब आप 1.3 बिलियन लोगों की बात करें तो उसमें वैरायटी नंबर्स ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और तो उस अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं हुई है तो उस केस में उस आदमी को वैक्सीनेट करना, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको कोई पहले से जो एक्यूट डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, या फिर कई ऐसे आदमी जो रेयर डिसीज से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग को वैक्सीनेट करना उनके जान के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर इस प्लान के साथ नहीं जा रही है, अगर इस प्लान के साथ जा रही है कि 10,000 करोड़ के तहत वो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेगी, जिसमें पहले होंगे आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो आपके मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पुलिस से जो जुड़े हुए थे वो, और दूसरे वो लोग रहेंगे जो 50 ईयर्स एंड अबव हैं। तो इस पे भी एक क्रिटिसिज्म उभर के आया, वो ये आया है कि भैया पहली चीज कि जो 50 ईयर्स हैं या उसके ऊपर के जो लोग हैं वो कंट्री के सिर्फ 15 से 16% कंस्टिट्यूट करते हैं।
ठीक है, वो कंट्री के सिर्फ 15 से 16% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो इकोनॉमिकली उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है कंपेयर टू यूथ। तो पहली चीज ये कि अगर आप 50 ईयर या उसके अबव लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो वो इंश्योर नहीं करेगा कि वो जब उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब जो उसका पीरियड है 60 डेज के बाद, उसके बाद भी वो सेफ रहेंगे। हो सकता है वो दिन भर घर में ही रहे, लेकिन जो यूथ है, जो अराउंड द जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एक्टिव है, अगर आप उसको वैक्सीनेट करेंगे तो चांसेस है कि ये जो ट्रांजिशन वो जल्दी खत्म हो। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप 30 करोड़ डेडिकेटेड लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो जरूरी नहीं कि ये जो 30 करोड़ जो वैक्सीनेट होंगे वो हमेशा सेफ रहेंगे, कारण कि मेनली इसमें यूथ शामिल नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा लोगों से मिलने के बाद वापस से हो सकता है ये जो 30 करोड़ के जो पॉपुलेशन है उनसे भी इंटरेक्ट करें। तो इसलिए ये जो ट्रांसमिशन को तोड़ने का जो आइडिया है वो विदाउट यूथ को कंसिडरेशन में लाए हुए नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये 3 आइडिया अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है कि वो इन तीनों से कैसे मैनेज आउट करती है। अभी हिंदू का आज जो रिपोर्ट आया उसके तहत कुल 10 कंट्रीज हैं जहां पे वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, और वहां पे हमें ये देखना है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में वहां पे जो वैक्सीन जो अप्लाई हो रही है, अगर म्यूटेशन जो आया है उस पे वो कितना कारगर होती है। तो ये भी एक चीज जो है वो वॉच आउट करने वाली है। तो ये 4-5 कॉम्प्लिकेशंस हैं, देखते हैं इस पे आगे क्या खबर आती है। इसके बाद दोस्तों जो आपका चाइना डिफेंस प्रोग्रेस ऑफ पाक कॉरिडोर, ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। इसके बाद ये जो खबर है चाइना डिफेंस प्रोग्रेस ऑफ पाक कॉरिडोर, मेनली ये जो कॉरिडोर है इसको आप सीपैक के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां से कहां तक जा रहा है और ये इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए कैसे खतरा है, आप बात देखते ही समझ जाएंगे। दोस्तों ये वो मैप है जो चाइना के काशगर से, मतलब जिनजियांग का जो इसका इलाका है जहां पे उइगुर मुस्लिम्स हैं, जहां पे वो हमेशा एक तरह से जो इंटरनेशनल उसमें फंसा रहता है, क्रिटिसिज्म में फंसा रहता है कि वो वहाँ के मुस्लिमों का जो एक तरह से फ्रीडम है उसको ट्रैंकुलेट कर रहा है, ठीक है। वहां से ये शुरू होके ये आपके ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, ठीक है। अब ग्वादर पोर्ट तक जाने का जो रास्ता है वो उतना सिंपल नहीं है, ये मेनली आपके इस एरिया से होकर जा रहा है जो हमारे लिए गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलाका है, जिसे इंडिया वाले अपना पार्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पहला कि जो इसका पूरा अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो एक कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनली कन्वेंशन ये रहा है कि कभी भी आप किसी डिस्प्यूटेड इलाके से कोई ऐसा बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लेकर जाएंगे, तो उसको वायलेट कर रहा है। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन हाल के दिनों में खड़ी हो रही है चाइना और पाकिस्तान के लिए, वो ये हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो करीब करीब $60 बिलियन का है, ठीक है। लेकिन ये $60 बिलियन का ये उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो रहा जिस तरीके से स्टार्टिंग में पाकिस्तान वालों ने सोचा था। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेट ट्रैप बढ़ता जा रहा है, और करेंटली अभी पाकिस्तान के ऊपर $5.1 बिलियन का डेट ट्रैप बिकॉज ऑफ सीपैक चढ़ चुका है, ठीक है। तो वहां की जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो सीपैक के ऊपर बीच बीच में गरमा जाती है, और वहां के जो इंटेलिजेंसिया है उसमें ये खबर है कि जो सीपैक है वो पाकिस्तान के लिए जितना फायदेमंद होना चाहिए उतना फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जितना लॉस मेकिंग है, जितना सोचा गया था उससे कई गुना ये लॉस मेकिंग हो रहा है। मतलब कोई भी जो सौदा होता है उसमें फायदा और नुकसान इंसान अपने आप सोच के चलता है कि हो सकता है भाई मेरे को इतने का घाटा होगा और इतने का फायदा होगा और इन टोटल ये मुझे इतना मुनाफा देगा। लेकिन इस केस में ये हो रहा है कि जितने का इनने फायदा सोचा था वो वैसा ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इसके अलावा जो इनने नुकसान सोचा था वो उससे कई गुना ज्यादा ऊपर चला गया है। तो इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि ये यहाँ पे कितना सस्टेनेबल है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। कि पहली चीज ये इंटरनेशनल जो रूल्स है उसको भी ये वायलेट कर रहा है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां से चीजें होकर आ रही हैं, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से रन कर रहा है, गिलगिट बल्टिस्तान से रन कर रहा है, जिसकी वजह से जो गिलगिट बल्टिस्तान के लोग हैं वो भी इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो गिलगिट बल्टिस्तान के जो नेटिव लोग हैं उनको डिस्प्लेस करके वहां पे आर्मी ने एक कोशिश की है कि वहां पे ऐसी पॉपुलेशन को सेटल डाउन किया जाए जो हुकूमत के पक्ष में बात करे, जिससे वहां पे विद्रोह उस रूप से विस्फोटक ना हो सके जिससे ये प्रोजेक्ट अधर में लटक जाए। पहली चीज। दूसरी चीज ये हो रही है कि इसकी वजह से जो
इनकी इकोनॉमी है, जो सोचा गया था कि $60 बिलियन का जैसी इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी एक बार में बूम कर जाएगी और हर जगह सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट होगा, वो कुछ भी ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। इससे जो जो पाकिस्तान का डेथ है वो भी बढ़ गया है। और साथ में जो एक और चीज जो यहाँ पे मेनली चाइना की जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सफर कर रहे हैं, वो ये है कि वहां पे जो मेनली ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान से तो जा ही रहा है, उसके बाद ये बलूचिस्तान से भी जा रहा है। और बलूचिस्तान में जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काफी ज्यादा बैकलैश का, जो पब्लिक बैकलैश है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान का वहाँ पे जो सिनेरियो है, पाकिस्तान में जो सिनेरियो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ पे एक ओपन प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले से इंडिपेंडेंस को लेके एक लड़ाई का वहाँ पे पहले से एक मुद्दा गरमाया हुआ है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो चाइना के जो इन्वेस्टर है वो बलूचिस्तान में जो उनका ग्वादर पोर्ट है वो उसको लेकर भी आशंकित है। तो अब ये देखना है कि ये सीपेक का प्रोजेक्ट एक्चुअली जितना एस्टिमेटेड है उससे कितने में खत्म होता है, और उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर कितने का डेट चढ़ता है, और एट द एंड इससे क्या आउटपुट जो वहाँ के इंडस्ट्री जो वहाँ पे इनपुट जो अपना इनपुट डाल रही है उससे उनको क्या आउटपुट मिलता है, वो कितना उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वॉर एंड वॉर्स टॉक ऑन तालिबान टर्म्स विल हॉल द अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर आप लास्ट 6 महीने में देखें तो अफगानिस्तान के ऊपर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो अपना कमिटमेंट था, जो 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो अपने इलेक्शन कैंपेन में हमेशा से प्रॉमिस कर रहे थे कि वो अपने अफगानिस्तान में जो सेना है उसको वापस लेकर आएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका को ने अभी तक करीब करीब $1 ट्रिलियन के आसपास स्पेंड कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद भी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देयर विशेस नहीं आ रहे हैं। उसमें मल्टीपल लेयर पे कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीपल जो पार्टीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, और फिर ये दो होने के साथ साथ जो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसका भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना, उसमें से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो अपने इलेक्शन अगर जीतते हैं तो वो अपने सैनिकों को वापस अफगानिस्तान से निकालेंगे, क्योंकि ना सिर्फ उससे यूएस की इकोनॉमी को घाटा हो रहा है, साथ साथ उनके जो वहाँ पे सोल्जर हैं वो भी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। ये 2 कारण था। और इसके तहत उनने जो पीस प्रोसेस इनिशिएट किया था, जिसको जल्दमैद लीड कर रहे थे, वो इंडिया भी आए थे हमारे अजीत डोभाल से मिलने। तो जल्दमैद उनने वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था और उनने वहाँ पे दोहा पीस अकॉर्ड स्टार्ट किया था, जिसमें जो मेन नेगोशिएटर, जो मेन पार्टी था यहाँ पे तालिबान था और यूएसए था। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि अगर अफगानिस्तान के टर्म्स में चीजें डिसाइड हो रही हैं तो यहाँ पे सिर्फ तालिबान और यूएसए नहीं हो सकते, यहाँ पे तीसरी पार्टी अफगानिस्तान को भी होना जरूरी है, क्योंकि ये वहां के अवाम के हित के लिए जो फैसले हो रहे हैं वो डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको साइड में रख के यूएसए और जो तालिबान है वो सबसे पहले समझौता कर रहे थे, जिसका विरोध कई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग यूएन उसने भी किया था। और उसके बाद से ये रिपोर्ट भी देखने को आई है कि जब से पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, ठीक है, पीस अकॉर्ड दोस्तों आपका कंक्लूड हुआ 38 सितंबर को, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, मतलब यूएस की तरफ से अपॉइंटेड इंस्पेक्टर जो अफगानिस्तान के पीस मतलब जो रीडेवलपमेंट है उसको नजर रखते हैं, उनने कहा है कि 50% के ऊपर का वायलेंस अप्रीज हुआ है, मतलब वहां पे 50% से ज्यादा का वायलेंस इंक्रीज हुआ है। और मेनली ये वायलेंस दोस्तों अब ऐसा हुआ है कि तालिबान जो भी वायलेंस होता है उससे अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंगेजमेंट में है यूएसए के, और वो उसके हक में नहीं जाएगा कि अगर वो स्वीकार करे कि भैया वो वायलेंस उसके तरफ से हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये हो रहा है कि वहां पे जो दूसरी पार्टी है आईसिस, उसका जो राइज है वो देखने को मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि जो आईसिस है वो मुखौटा है किसका, तालिबान का, जिसके तहत तालिबान अपना बैक चैनल से अपने जो पीस एग्रीमेंट है उसको भी डील कर ले, और साथ ही साथ वो प्रेशर बना के रखे आपके अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे। लेकिन वायरस जो तालिबान है इसको डिनाई करता है और वो बोलता है कि हम भी कमिटेड है आईसिस के इस राइज के खिलाफ लड़ने को लेकर। ठीक है,
तो पहली चीज यहाँ पे ये दिखती है। दूसरी चीज दोस्तों, जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे हाल के कुछ दिनों के, तो आपको मिलेगा कि वहां पे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े लोग हैं, जो प्रेस और मीडिया से जो जुड़े लोग हैं, उनके ऊपर अब हिंसा की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके पीछे का एक तो साफ जो मतलब निकाला जा सकता है वो ये निकाला जा सकता है कि वहां की जो भी पार्टी है जिसके हक में वो खबर नहीं जा रही है, अब वो नहीं चाहती है कि वो इंटरनेशनल मीडिया में वो बातें जाएं, क्योंकि अभी करेंटली तालिबान और यूएस एक पीस प्रोसेस में जा रही है। तो वो नहीं चाहते हैं कि इस पीस प्रोसेस के अगेंस्ट में कोई ऐसी खबर जाए जिसकी वजह से उनकी जो इंटरनेशनल डिस्कोर्स में थू-थू हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे अशरफ गनी ने भी कहा है कि यदि अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई डील होता है तो सिर्फ तालिबान और यूएस से ही पार्टी नहीं हो सकते, अफगानिस्तान को भी पार्टी होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अफगानिस्तान के अवाम के लिए फैसला हो रहा है। इसलिए अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ऑप्ट ये पॉलिसी होनी चाहिए, जिसका इंडिया भी समर्थक रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में कौन से कंट्री के लिए ये फायदेमंद है, कौन से कंट्री के लिए नुकसानदेह है? जाहिर तौर पे ये जो फायदा करेगा, अगर तालिबान के साथ यूएसए ये पीस डील एग्री करता है और वो अकॉर्डिंग टू प्लान लीव आउट करता है 2022 तक, एक्सेप्ट कुछ छोटी सी पलटन छोड़ के, तो ये सबसे बड़ा सेटबैक इंडिया के लिए होगा। पहली चीज इंडिया के लिए इसलिए होगा क्योंकि हम तालिबान लेड जो अफगानिस्तान को हमने रिकॉग्निशन नहीं दी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको गांधार वाला इंसिडेंट याद होगा, और उस गांधार वाले इंसिडेंट ने जो एक फॉरेन सॉइल जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान्यता नहीं देता, वो कैसे एडवर्सरी में काम करता है, वो उस पर्टिकुलर केस से समझा जा सकता है। तीसरा, तालिबान लेड अगर गवर्नमेंट आती है तो अफगानिस्तान में जो एक तरह से पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा वोकल हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है जो कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा सफर करें। तीन चीज। चौथी चीज, अगर तालिबान वहां पे आता है तो वहां पे चाइना का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा भारी हो जाएगा, क्योंकि चाइना और रशिया मोर और लेस अभी तालिबान को बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना और रशिया बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में चाइना और रशिया ये भी चाहते हैं कि इंडिया भी ये जो पूरा पीस प्रोसेस है उसमें शामिल हो, ताकि कोई ऐसा स्कोप इन लेटर ऑफ द फेजेस ना बचे जिसमें कि फिर से उनको इस प्रोसेस को रोल आउट करने में या ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आई। तो ये पूरी चीज थी। अब देखते हैं दोस्तों इस पे क्या आर्टिकल्स आते हैं, है ना। उसके बाद जो बाइडेन के आने के बाद ये पर्टिकुलर जो इशू है इस पे क्या स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर जो पीस प्रोसेस है, सो कॉल्ड दोहा पीस प्रोसेस, अगर कंक्लूड होता है तो फिर जो सबसे ज्यादा सफरर होंगे इसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस के जो सबसे बड़े सफरर होंगे वो वुमेन्स होंगी। और इसीलिए जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो बाइडेन के ऊपर हो सकता है प्रेशर बनाए कि आप इसको वापस से रिलुक कीजिए। दोस्तों इसके बाद इकोनॉमी का ये न्यूज है। ये न्यूज कह रहा है कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में राइज इन फाइनेंशियल ईयर 2022 ऑन बेटर एसेट क्वालिटी। दोस्तों इसके तीन एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसका सही असेसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। कारण ये है कि सही असेसमेंट तो आप तब करोगे जब आपको पता चलेगा कि जितने लोन दिए गए थे उसमें से कितने बैड लोन में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो कोड है वो आपके मार्च 2021 तक वो हो गए हैं, टल गए हैं, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। और ये जो रिपोर्ट है, इकरा की जो रिपोर्ट है, वो बोल रही है कि जो आपका एनपीए है वो बढ़ने के आसार हैं। और दोस्तों जैसे ये एनपीए बढ़ने के आसार होंगे उससे जो खबर है, वो जो सबसे ज्यादा डराने वाली खबर है, वो 2-3 सेक्टर से उभर के आ सकती है। पहला जो दोस्तों आपका सेक्टर होगा वो कोल सेक्टर होगा, दूसरा टेलीकॉम सेक्टर होगा, और तीसरा जो है आपका सीमेंट सेक्टर होगा। इन 3 सेक्टर से हो सकता है कि ये खबर उतनी अच्छी ना रहे। और अगर इन तीनों सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो जाहिर तौर पे जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम है या जो डिजिटलाइजेशन के जो प्रोग्राम है उसको बहुत बड़ा ब्लो मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रही है कि सबसे पहले कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है
उसका सही असेसमेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक जो एनपीए है वो आपस से डिस्क्लोज होना ना शुरू हो। और एनपीए का जो डिस्क्लोज होना वो तब शुरू होगा जब जो इंसॉल्वेंसी और जो बैंकरप्सी कोड जो अभी तक डिले हुआ है 2021 तक, उसको वापस से वो अपने फॉर्म में आए, और उसके वजह से जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है, बैंकरप्सी का जो प्रोसेस है, उससे पता चलेगा कि कौन सेक्टर में सबसे बड़ा डंप पड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों वो ये बोल रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर की जो कुछ रिपोर्ट आए हैं वो ये कहते हैं कि मेजरली जो एनबीएफसीज हैं जो हाल के एक साल में काफी ज्यादा डेंट में आ गई थी, पहले डीएचएफ आईएलएफएस का जाना हो, फिर डीएचएफएल का जाना हो, ठीक है, उसके बाद से एनबीएफसीज को लेकर एक नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन अब उसमें हल्का सा एक राइज दिखा है, जिससे ये एज्यूम किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो एनबीएफसीज वाला जो सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जो 25% के ऊपर का जो आपका कैपिटल है उसको ये रेगुलेट करता है, वो एक तरह से एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है। और जो तीसरी चीज है वो ये बोल रहा है कि अगर आप देखें तो जो मर्जर हुए बैंक्स के, बैंक मर्जर्स, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स के मर्जर हुए हैं, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसको अभी तक वैसा अप्रूवल या उसका वैसा रिव्यू नहीं मिला है। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर ये बजट आएगा उसके बाद ही ये डिस्क्लोज हो पाएगा कि उनके कैसे परफॉर्मेंस रहे हैं आफ्टर मर्जर, क्योंकि मर्जर उनका मेनली आपका कंप्लीट हुआ दिसंबर के आसपास, और आपके मार्च से कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से जो आपका पूरा जो सिस्टम है वो एम्बियंस में चला गया था, वो एक तरह से शटडाउन में चला गया था। तो वो जो मर्जर हुआ उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका भी रिव्यू करना काफी जरूरी है, ठीक है। ये तीन चीज, पहला कोरोना वायरस की वजह से जो एनपीएस राइज होंगे उसका रिव्यू, दूसरा आपके एनबीएफसीज में जो राइज आए हैं उसको प्रमोट करना और उसको सस्टेन करना, और तीसरी चीज जो आपके मर्जर्स हुए जितने भी बैंक्स के उसकी रिव्यू करना, ताकि भाई जो मर्जर हुए हैं वो काफी बड़ा लार्जर पाई ऑफ आवर फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो कंस्टिट्यूट करता है। तो अगर वो ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर द इकोनॉमी, बट इफ दे आर नॉट डूइंग एज पर द एक्सपेक्टेशन तो वहां पे काम करने की जरूरत है। अगर वहां पे अगर काम नहीं किया गया तो वो आगे जाके बड़ा सरदर्द हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका बकायदा सर्वे हुआ था ये फिक्की ने करवाया है, और इसको मैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ूंगा। तो ये क्या था, सप्लाई चेन शिफ्ट फ्रॉम चाइना में बेनिफिट इंडिया, कॉन्फिडेंस हाई ऑन वैक्सीन प्रॉमिस। तो बेसिकली ये जो फिक्की है वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की, एसोचेम, सीआईआई, एक जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनका एक एक ग्रुप है, ग्रुपिंग है। तो उसने ये सर्वे कराया था और उसमें ये पाया गया है कि जो हाल के दिनों में जो एक शिफ्ट आ रहा है, सप्लाई साइड का जो शिफ्ट आ रहा है उसका इंडिया में आने की वजह से जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है जो उससे जुड़ी हुई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, जो सप्लाई साइड से जुड़ी हुई हैं, उनके में कॉन्फिडेंस का राइज हुआ है, और कॉन्फिडेंस की राइज की वजह से वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंडिया में या तो कंटिन्यू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। अब दोस्तों ये दो तरीके से रोल आउट हो सकती हैं। पहली चीज, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे जाहिर तौर पे जो नए नए एवेन्यूज क्रिएट होंगे एम्प्लॉयमेंट के, वो क्रिएट होगा, जिससे जो एक जॉबलेसनेस की जो समस्या है इंडिया में वो कुछ मात्रा में कम होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसी सप्लाई साइड पे आप नजर डालें तो सप्लाई साइड मोर और लेस हेजेमनी किसकी है, चाइना की है। तो वर्ल्ड के लिए भी एक प्रेफरेंस रहेगा कि ये धीरे धीरे चाइना से हट के वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो जहां पे चाइना जैसा ही एटमॉस्फेयर मिले, मतलब चाइना जैसे ही वहां पे उसको लेबर चीप में मिले, और चाइना जैसे ही उसको रेगुलेशंस भी मिले, लॉज भी मिले। तो जो लॉज वाला जो हिसाब है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी वर्क करने की जरूरत है। और इसी लॉ वाले में आप देख रहे हैं लेबर कोड जो अभी इनैक्ट हुआ है, जो 4 फेजेस में इनैक्ट हुआ है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका काफी फोकस है, और इस फिक्की के सर्वे में भी उस पर फोकस किया गया है कि भैया उस पर ज्यादा से ज्यादा काम हो, जो लेबर लॉज है उसको थोड़ा प्रो बिजनेस और प्रो वर्कर में मतलब कैसे भी सेटल डाउन किया जाए। कोई ऐसा ना हो कि वो टोटली कंप्लीटली प्रो वर्कर हो जाए या फिर कंप्लीटली प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाए या प्रो बिजनेस हो जाए, उसको कहीं बीच में लाने की जरूरत है। पहली चीज तो यहाँ पे लॉ को रिलेटेड है। और इसी से रिलेटेड दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में जो 2020 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें
आपकी असेंबली बेस्ड इकोनॉमी को क्रिएट करने की बात की गई थी, जो एक तरह से आपके सप्लाई साइड से ही कनेक्टेड है। तो उसने कहा था कि अगर इंडिया असेंबली बेस्ड इकोनॉमी पे जोर डाले, मतलब जैसे हमारे यहाँ असेंबली होती, मतलब मान लीजिए कहीं पे ये जो फोन है, कहीं पे इसकी बैटरी बन रही है, कहीं पे इसका स्क्रीन बन रहा है, कहीं पे इसका सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ये जो एक्सपर्टीज है वो इंडिया में एट प्रेजेंट क्रिएट ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है वो एट एक दिन में क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन जो बाकी चीजें हैं हो सकता है इंडिया में क्रिएट हो, सॉफ्टवेयर कहीं और से क्रिएट हो। लेकिन जो असेंबलिंग है, अगर इंडिया सिर्फ उस पर फोकस करे तो इंडिया करीब करीब $250 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है, अगर वो सिर्फ असेंबलिंग पे फोकस करे। तो सप्लाई चेन में वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाली न्यूज भी कंप्लीट होती है। फिर जो तीसरी न्यूज है, लीज डोंट बाय, कार मेकर ऑफर ए हैसल फ्री ऑप्शन। दोस्तों ये जो न्यूज है मेरे ख्याल से काफी ही इनोवेटिव न्यूज है, और मेरे ख्याल से ये इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को जो कवर किया है उसके लिए यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनको स्पेशल थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, एक वे आउट दिया, एक इनोवेटिव वे आउट दिया इस न्यूज के तरह। और ये न्यूज काफी अर्ली ब्रेकआउट हुई है, मैंने काफी अदर वेबसाइट्स में भी चेक किया तो मुझे ये वाली न्यूज पर्टिकुलरली नहीं मिली। अब ये पर्टिकुलरली न्यूज क्या है, एकदम सिंपल में चलते हैं। आपको पता है कि इकोनॉमी अभी डाउन में है, इकोनॉमी डाउन में है मतलब जो आदमी है, जो अगर मान लीजिए किसी जॉब में है तो या तो उसके लिए जॉब अनसर्टेनिटी बनी हुई है, या फिर जो उसकी इनकम है वो पहले के मुकाबले काफी वीक हुई हो, या फिर वो जॉबलेस भी हो चुका होगा। तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। मतलब जो कॉन्फिडेंस है उसके पास नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो उसका जो कंजम्पशन है वो लो हुआ है। अब जैसे ही आपने कंजम्पशन लो किया तो इसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है शायद वो आपके पॉकेट पे एट प्रेजेंट ना पड़े लेकिन बाद में पड़ेगा, लेकिन इसका धीरे धीरे ये रिपल इफेक्ट के रूप में काम करना शुरू कर रहा है। जैसे आपने परचेजिंग पावर घटाई अपनी, तो जाहिर तौर पे आप कई सारी ऐसे कमोडिटीज घटाना शुरू करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए हो सकता है एसेंशियल ना हो लेकिन किसी और के लिए एसेंशियल हो। तो जिसमें जो सबसे पहले जो कटौती हुई है वो जो भारी खर्चे होते हैं, जैसे जमीन खरीदना हो गया या फिर कोई अप्लायंसेस खरीदना हो गया, कार खरीदना हो गया, इसमें हो गया। तो इसमें यह ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं उसमें कटौती हुई है, ठीक है। पर्सनल व्हीकल में कटौती होने की वजह से जाहिर तौर से जैसे ही डिमांड कम हुआ तो सप्लाई साइड को भी कम होना पड़ेगा, और सप्लाई साइड जैसे कम हुआ मतलब उसको अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, और जैसे ही वो अपना प्रोडक्शन घटाएगा मतलब उसको जाहिर तौर पे जो अपना वो इनपुट कॉस्ट डाल रहा है उसको वो कम करना पड़ेगा, चाहे वो आपके लेबर के रूप में हो, चाहे फिर आपके वो कैपिटल के रूप में हो, चाहे फिर वो अदर इनपुट जो ले रहा था डिफरेंट सोर्सेज से उसके रूप में हो। तो इसकी वजह से एक जाहिर तौर पे एक विस्कस साइकिल किसकी चलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की शुरू हो जाएगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की शुरू हो जाएगी। तो और इसका जो एट द एंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये हो सकता है आपकी इकोनॉमी को फर्दर डिक्लाइन ले जाए और हो सकता है रिसेशन में भी ले जाए। तो ये छोटी सी स्टोरी है। तो क्या किया जाए, तो जो कार मेकर्स हैं उनने एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हर आदमी कार नहीं खरीदना चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल दिया गया कि जो उसकी स्विफ्ट कार थी वो 5,50,50,000 की आ रही है ऑन रोड, ठीक है। अगर उसका EMI देखा जाए 9% पे तो वो 14,500 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, 14,500 रुपए का पड़ रहा है। अगर आप 4 लाख का EMI उठाएं, 4 लाख का लोन उठाएं प्लस 1 लाख का डाउन पेमेंट करें तो, ठीक है, मतलब उसके जेब से 14,500 रुपए निकलेंगे, ठीक है। तो उसी की तर्ज पे जो कंपनीज है सब्सक्रिप्शन मेथड पे, जैसे अपन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे हम अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथली वाला, वैसे ही वाला सब्सक्रिप्शन ये सोच रही है जो ये जो EMI है उसके आसपास रहे, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर ये एक एस्टिमेट बना के चल रहे हैं कि ये 14,000 के आसपास जो उनकी जो स्विफ्ट है उसको वो सब्सक्रिप्शन पे निकालेंगे। कि मान लीजिए अगर आपके पास 14,000 रुपए है तो आप मुझे 14,000 रुपए कंपनी को डायरेक्ट पे कीजिए और कंपनी आपको नई नवेली स्विफ्ट की मॉडल आपको देगी, फिर उसको आप इस्तेमाल जैसे चाहें वैसे करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो रही है कि ये जो 14,000 वाला सब्सक्रिप्शन है, अब आप ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई जिसको 14,000 रुपए पे करना ही है
तो वो 14,500 रुपए दे के सीधा कार को अपने नाम पे क्यों ना कर ले। ठीक है, कई लोगों के मन में ये बात आ सकती है। तो जो कंपनी है उनका कहना है कि हम इसको मास रोल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, ये डेडिकेटेड शहर्स, जो मेट्रो शहर्स हैं और डेडिकेटेड जो टारगेटेड ग्रुप हैं उनके लिए ये होगा। और वो टारगेटेड ग्रुप कौन से होंगे? पहला ग्रुप तो वो होगा जो कि मान लीजिए किसी एक शहर में 2 या 3 साल ही रुकता है। मेरे लिए जो जितने टेक कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, 2-3 साल बैंगलोर में रहे, फिर चले गए आपके पुणे, वहाँ पे 2-3 साल रहे, फिर हैदराबाद चले गए, उसके बाद गुजरात, सूरत चले गए, फिर दिल्ली चले गए। तो जो 2-3 साल में जो मूव आउट करते हैं, तो पहला उनके लिए रहेगा। ठीक है, दूसरा ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एट प्रेजेंट जो इंश्योर नहीं हो, जो मतलब ये श्योर नहीं हो कि उनके पास आने वाले 3 से 4 साल में उनके पास एक जो बोलते हैं ना कि एक सस्टेन्ड इनकम रहेगी। ठीक है, तो ये उसको भी टारगेट करेगा। पहले जो 2 से 3 साल किसी शहर में रहते हैं उनके लिए। दूसरा, जिनके पास ऐसा एक कोई एश्योरिटी नहीं है कि उनके पास 3 से 4 साल तक एक रेगुलर इनकम रहेगी और वो लोन लेके इस कार को पर्टिकुलरली अपना बना पाएंगे। 2 और तीसरा, जो एक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा कि अगर आप बैंगलोर में रहें तो बैंगलोर में काफी लोग ऐसे हैं जो कार ओन करते हैं। ठीक है, मेनली वो ग्रुप्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, 4-5 की संख्या में रहते हैं और वो कार ओन कर लेते हैं मिलके वो सेकेंड हैंड रहती है। तो उनके पास भी एक अच्छा ऑफर है कि वो 3-4 के ग्रुप में रह के 3-4 लोग मिलके एक कार को सब्सक्रिप्शन के रूप में एक नई कार को अपने नाम पे ले ले। तो ये 3 ग्रुप को वो डेडिकेट करना है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि दोस्तों जो इनके पास जो प्रेजेंट में जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड लॉट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर लॉट जैसे क्लियर होगा, इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि भैया ये जो उन्होंने जो कर्जा उठाया है वो उसको वापस कर पाएंगे, बैंक्स को वापस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीए की समस्या से पहली बात इकोनॉमी को थोड़ा राहत मिलेगा इस सेक्टर से। दूसरी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा है दोस्तों, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी बचेगा। और तीसरी चीज है कि एक नया मॉडल आ रहा है। इस नया मॉडल का अगर इन फ्यूचर अगर ये सफल होता है तो ये वाले मॉडल से हो सकता है आपको बाइक भी मिलना शुरू हो जाए। हो सकता है इससे आपको और भी जो अदर जो कमोडिटीज हैं या फिर अदर जो आपके व्हीकल्स हैं वो मिलना शुरू हो जाए। बड़े बड़े जो आपके जितने बड़े बड़े आपके डोजर डंपर होते हैं वो भी इस सब्सक्रिप्शन वाले मेथड को अप्लाई करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफी इनोवेटिव मेथड है। देखते हैं अब इस अप्रोच का क्या होता है, क्या आउटकम आता है। इसके बाद दोस्तों, मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% इज अप्रोप्रिएट। दोस्तों एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, ये 2016 में एमपीसी एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुई थी और इसका जो मेजर मैंडेट था वो ये था कि जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 4, वो उसको +-2 पे सेटल डाउन रखना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो उसका बहुत बड़ा रोल किस पे होता है, इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ी मार पड़ती है वो तो बॉन्ड्स पे पड़ती है। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड्स पे पड़ती है उसका सीधा असर सरकार के जो फिजिकल डेफिसिट है उस पे पड़ता है और फिजिकल डेफिसिट के पड़ने की वजह से जो सरकार की जो कंजम्पशन है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर पावर है उस पे जाहिर तौर पे असर पड़ता है। तो जो आपका इन्फ्लेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर इंडिकेटर है जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करता है। तो इसमें ये अनुमान किया गया है कि 2016 के तहत जो 5 साल का मैंडेट मिला था आरबीआई को कि वो इन्फ्लेशन को +-2 और बेस रेट 4 पे रखे, मतलब इन्फ्लेशन को मिनिमम 2 से नीचे गिरने ना दे और मैक्सिमम 6 से ऊपर जाने ना दे। उसके तहत जो भी उसको मॉनेटरी पॉलिसी अपने मैंडेट में जो उसको अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1935 वो अप्लाई करे। तो उसके तहत 2021 में उसका एंड डेट आ रहा है और आरबीआई ने जो अभी अपनी जो वो बैठाई थी, पैनल बैठाई थी, उसने भी यही रिकमेंड किया है कि अगर फ्यूचर ये जो आपका एक्ट है उसका वो बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ता है, तो आप जो 4 का जो बेस है उसको मेंटेन रखिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये खबर है, जीरो कूपन बॉन्ड्स इनोवेटिव गवर्नमेंट टूल टू फंड पीएसबी कीप डेफिसिट इन चेक। दोस्तों मेनली ये पीएमसी जो बैंक है, पंजाब महाराष्ट्र बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पंजाब सिंध कोऑपरेटिव बैंक के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था कि वहां पे जो घोटाले हो रहे थे, जो एक डेफिसिट हो रहा था, ठीक है, तो उसी के रिलेशन में जो गवर्नमेंट एक इनोवेटिव स्कीम लेकर आ रही है। इस इनोवेटिव स्कीम के तहत ये होगा कि जो भी डेफिसिट होगा या जितने भी
जो डेथ होंगे, ठीक है, से कि जो पंजाब सिंध कोऑपरेटिव है उसके ऊपर करीब 550 करोड़ का डेथ है, यानी एनपीए है उसका। तो उसको वो कैसे फाइनेंस करेगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ये सबसे पहले आप याद रखिए कि ये शॉर्ट टर्म मेजर है। पहली चीज तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर है, ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप 100 रुपए का कूपन खरीद रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए का अगर आप कूपन खरीद रहे हैं तो आपको कुछ एक पीरियड के बाद भी 100 रुपए ही मिलेगा, मतलब इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो गवर्नमेंट है वो ये स्कीम निकाल रही है कि जो उसका कस्टमर है, जो उसका जिसका अकाउंट है उस बैंक में, सिर्फ वही इसका लाभ ले पाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज है ये शॉर्ट टर्म है, मतलब इसको लॉन्ग टर्म आप वो करके नहीं रख सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो जाहिर तौर पे इसमें वैसा जो बड़े बड़े जो जितने भी आपके कस्टमर होंगे लार्जर चंक वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि भैया अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो मैं इसमें अपने पैसे क्यों फंसा के रखूँ एक सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है। तो एक चीज तो इसका यहाँ पे हो गया। दूसरा चीज ये हुआ है कि ये सर्टेन ग्रुप्स, मतलब जो वहां पे पहले से जिनका अकाउंट है उनको ही ऑप्शन मिलेगा इसको अवेल करने का। और तीसरी चीज ये है कि 100 रुपीज से 200 रुपीज का इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। अब ये 100 रुपीज से 200 रुपीज का इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा कि मान लीजिए कोई बैंक है जिसको 5000 करोड़ के आसपास का एनपीए है, ठीक है, तो वो 2500 करोड़ के आसपास का ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है। और जीरो कूपन बॉन्ड वो 2500 रुपए का इशू करके वो इसको वापस से किसकी तरफ मूव आउट करेगा, लोन की तरफ मूव आउट करेगा, और वहां से वो कोशिश करेगा कि वो 5000 के आसपास का कैपिटल जनरेट कर पाए, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी बेसिस है, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने इसकी सराहना भी की है, क्योंकि ये काफी इनोवेटिव स्टेप है, ठीक है। पहली चीज ये काफी इनोवेटिव है। दूसरा ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट है उसको कोई नुकसान झेलने की आशंका कम है, क्योंकि यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट बियरिंग है, तो नुकसान झेलने की आशंका यहाँ पे कम है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी वाइडन नहीं होगा, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि आपका एक जो मतलब अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं तो उससे आप 200 रुपए का इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें रही हैं इसमें। अब दोस्तों आते हैं, ये जो अगला खबर है कि 442 इंफ्रा प्रोजेक्ट शो कॉस्ट ओवररन ऑफ 4,34,000 करोड़। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट चला रही है, जो करीब आपके 111 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो इसी के तहत, ये जो मैंने 442 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताए हैं वो इसके तहत रन हो रहे हैं। अब कारण क्या बन रहा है कि जिसकी वजह से ये ओवर रन हो जा रही हैं, तो वो जो चीजें हैं वो हम जैसे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको समझना जरूरी है। कि पहली है कि जो एक अगर आप इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो आपको कई सारे फैक्टर्स जो हैं उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको विद इन अ टाइम लैंड जो एक्विजिशन है वो ग्रांट हो जाए। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने में वो ये रहता है कि भैया उसको जो लैंड एक्विजिशन का जो प्रपोजल है वो जो लेकर जाता है उसको जल्दी से रेक्टिफाई नहीं किया जाता, पहला। दूसरा ये है कि कई बार इकोनॉमिक क्रंचेस क्रिएट हो जाते हैं। अब ये इकोनॉमिक क्रंचेस जो हैं वो मैक्रो सिनेरियो से भी क्रिएट होते हैं कि हो सकता है इकोनॉमी में उस समय ऐसा कुछ साइकिल चल रहा हो जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उसको उतना फंड नहीं मिल पा रहा है जितने की उसने मांग की है। और दूसरा माइक्रो कंडीशंस हो सकते हैं कि हो सकता है कि उसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा ना रहा हो सकता है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट कर रहा हो, या फिर उसका और जो बैंक है उसके रिलेशन में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो ये हो सकता है। लेकिन मेजरली जो रहता है वो आपके मैक्रो कंडीशंस की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। फिर तीसरा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पुल ऑफ कर पा रहा है।
ठीक है। तो ये 3 मेजर कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो ओवर रन कर जाते हैं। अब दोस्तों जब भी ये ओवर रन करते हैं इसका जाहिर सा असर आपके किस में पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जहां पहले ये 111 लाख करोड़ खर्च करने वाली थी, अब उसको 115 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको 115 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा तो जाहिर से इसको 4.34 लाख करोड़ का कहीं से इंतजाम देखना पड़ेगा। तो वो या तो वो लोन लेके इंतजाम करेगी या फिर बॉन्ड से इंतजाम करेगी। और अगर वो लोन या बॉन्ड लेती है तो जाहिर तौर पे फिर उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो वाइडन होगा, और अगर उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो वाइडन होगा तो वो जाहिर तौर पे जो फिर अपनी जो खर्चे की जो राशि है वो कहीं और कटौती करेगी। वो सिविल जो सोशल सर्विसेज है वहां पे कटौती करेगी, या फिर अपने डिफेंस में कटौती करेगी, या फिर कोई और बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू करने में वो थोड़ा ढिलाई दिखाएगी। ठीक है, ये तो इस चीज से हमें ये समझने की जरूरत है कि आपको सबसे पहले एक जो ईज ऑफ डूइंग का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको बनाने के लिए जो 4-5 चीजें हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की मामला हो, चाहे फिर वो आपका इकोनॉमिक क्रंचेस से जुड़ा मामला हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी से जुड़ा मामला हो, ये 3 चीज। उसके बाद फिर कोरोना वायरस की वजह से जो लेबर शॉर्टेज जो शुरू हुआ उससे निपटने का मामला हो, और जो सबसे बड़ा मामला जो पूरे इसमें देखने को मिलता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अप्रूवल में देखने को मिलता है, वो एनओसी मिलना किससे, इकोलॉजिकल रीजन से टल जाना। मतलब एनओसी इकोलॉजिकल रीजन से ना मिलना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके इकोलॉजिकल रीजन से ना मिलना उसमें सबसे प्रोमिनेंट है।